हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड के जो आगामी परीक्षाएं हैं इनमें जीएस के पेपर को लेकर के है। इसको हमने इस तरीके से तैयार किया है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। इस प्रश्न पत्र को पूरा देखने के बाद आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि जो आपके इतिहास भूगोल के प्रश्न हैं या पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे आपके इनको सॉल्व करना है या किन क्षेत्रों से बन रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा है कि जीएस में स्कोर थोड़ा कम कर पा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हर यूनिट को पूरा पढ़ना है और जबकि वेटेज कम है। आपको पता है कि 40 नंबर का जो जीएस जीके वाला पोर्शन है उसमें से 10 नंबर की तो रीजनिंग ही हो जाती है, तो बचता है 30 में से 5 नंबर का कंप्यूटर हो जाता है, बचता है 25 में अब वो आपके भूगोल और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स सहित मिला करके 25 देता है। तो उसमें 4 यूनिट है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमी। तो 6 क्वेश्चन उसके लगभग होते हैं। इकोनॉमी के थोड़ा क्वेश्चन कम होते हैं, 4 के करीब। तो इकोनॉमी से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं 3 क्वेश्चन वो डाल देता है, तो वो 7 हो जाते हैं। बाकी कभी इतिहास के 8 हो गए तो भूगोल के 6 हो जाते हैं, या आपके पॉलिटी के कम हो जाते हैं। तो इसी रेशियो में आपका क्वेश्चन देता है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग में अगर रीजनिंग आपकी ठीक ठाक रही 10 में से 8 के करीब, कंप्यूटर अगर 5 में से 3 भी हो गया, तो आपके जो 15 है उसमें से 11 तक का स्कोर हो जाता है। बाकी रहा 25 नंबर का। अगर इस 25 नंबर को आपने सही तरीके से करा और अगर आप इसमें 25 में से 15 नंबर लाने के करीब पहुंच गए तो आप 25 से 26 नंबर में हो जाते हैं इस पोर्शन में टोटल। तो अगर आप 30 उत्तराखंड, 26 इसमें, तो ये आपका 56 के करीब चला जाता है, एवरेज जो बता रहा हूं। और 15 हिंदी में ले आते हो तो ये 71 है, हो जाता है, जो आपके लिए वर्तमान जो पेपर बन रहे हैं उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर है। जनरल कैंडिडेट का भी इसमें हो सकता है, ओपन में भी, और अदर का थोड़ा कम रहता है। तो ये अगर आप रेशियो लेकर के चले तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत इस क्षेत्र में करनी पड़ेगी। तो हमारा जो आज का पेपर है इसी को दृष्टिगत रखते हुए बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। एक्चुअल में नरम दल और गरम दल बटे थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, लेकिन ये अचानक होने वाली विभाजनकारी घटना नहीं थी, बल्कि ये बात 1905 से उठनी शुरू हो गई थी। और 1905 में आपके जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था तो नरम दल उसे अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि गरम दल का मतलब ये था कि वो एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक होकर के इसको चलाना चाह रहा था। तो दोनों की विचारधारा को लेकर के विवाद हो गया और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की दोनों ने कोशिश करी कि गरम दलीय चाहते थे हमारा बने और नरम दलीय चाहते थे हमारा बने, और इसी बीच में आपका दादा भाई नारोजी को बना दिया गया। उनका सम्मान दोनों ही वर्ग करते थे, तो टल गया ये आपके 1906 में। लेकिन 1907 में जो नरम दलीय थे राज बिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो गए और उन्होंने गरम दलियों लाल बालपाल और उनके गुरु अरविंद घोष, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 8 साल के लिए निर्वासित कर दिया, बाहर कर दिया। इसी को सूरत का कांग्रेस विभाजन कहा जाता है। इसके पीछे थी स्वदेशी और बहिष्कार की योजना को लेकर के दोनों की विचारधारा। अगला, निम्नलिखित मुगल कालीन सूबों की संख्या की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। मुगल काल में जो आपके सूबे होते थे, अकबर के समय 12 सूबे थे। अगर इसमें बरार, खानदेश मतलब असीरगढ़, खानदेश और अहमदनगर को शामिल कर दें तो +3 हो जाता है, जो दक्षिण में अकबर ने जीते थे अपने जीवन के अंतिम काल में, मतलब 1599 के बाद उसने इनको जीता था। तो ये जो आपके होते हैं वैसे 15 हो जाते हैं, अगर नहीं जोड़ें तो 12 रहता है। जहांगीर ने इसमें आपका 3 और बढ़ा दिए थे, तो जहांगीर ने इन्हें कंफर्म कर दिया था, तो ये आपके 15 हो गए। और शाहजहां ने इसमें 3 और बढ़ा दिए थे, काबुल, कांधार और कश्मीर, तो ये 18 हो गए। और औरंगजेब के समय इनकी संख्या बढ़कर के 20 हो गई। मुगल काल में सबसे अधिक सूबे औरंगजेब के काल में थे। तो इसमें अगर हम देखें तो A का 2, B का 4, C का 3 और D का 1। 2 4 3 1, इसका सही आंसर होगा 2 4 3 1, यानी कि ये वाला 2 4 3 1, ये सी। अकबर के द्वारा जोड़े गए नवीनतम जो मैंने 3 कहा वो बरार, खानदेश और अहमदनगर थे।
जहांगीर द्वारा कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया था। उत्तर भारत में सूबों की संख्या 14 थी, दक्षिण भारत में सूबों की संख्या 6 थी, जो औरंगजेब के काल के थे। 14 और 6 20। तो ये अधिकतम सूबे हुआ करते थे उस समय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का पहला गवर्नर था, उसके द्वारा नियम 17 बना करके सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा को बंद किया गया। बंगाल सूबा था जो अंग्रेजों का, फिर बंबई सूबे में हुआ, बंबई प्रांत में, उसके बाद पूरे भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून जो था, मतलब विधवा विवाह तो होते थे लेकिन उनको जायज नहीं ठहराया जाता था। विधवाओं के होने जैसे विधवा से किसी ने शादी कर ली तो उससे होने वाली संतान को आपका एक तरीके से पिता की संपत्ति में कोई जायज अधिकार नहीं होता था। हमारे पहाड़ में भी ढटुआ, एक शब्द आया भी था आपके पिछले किसी पेपर में, ढटुआ किसे कहा जाता था। ऐसे ही संतान को ढटुआ कहा जाता था जिसकी विधिवत रूप से पत्नी, जो पत्नी के होते हुए यदि किसी विधवा से या ना होते हुए किसी विधवा से शादी कर ले तो उसे क्या बोलते थे, ढटुआ। मतलब हमारे यहाँ एक प्रथा ये भी थी, जैसे कोई स्त्री है यानी कि वो अपने पति को छोड़ के चले गई है और किसी दूसरे पुरुष के पास चली गई है तो उसे हमारे यहाँ मुंसा बोलते थे। ये मुंसा जा रही है, पहाड़ी में जो बोला जाता था, तो वो मतलब जायज नहीं मानी जाती थी उनकी संतान। तो होता यह था कि विधवा के विवाह के बाद भी बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि सती प्रथा आ गया। सती प्रथा आने से विधवाएं जीवित रहने लग गई। अब जीवित तो रह गई लेकिन विधवाओं की दशा बहुत खराब हो गई। इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध करा और कहा कि इनके विवाह को जायज बनाया जाए और इनके होने वाली संतानों को भी पूरी आपके अधिकार दिए जाएं, जायज करा जाए। तो 1856 में ये अधिनियम आ गया था। 55 में ये रिक्वेस्ट करी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला, स्त्री शिक्षा के विकास में प्रथम प्रयास पर गठित संस्था तरुण स्त्री सभा है, जो 1819 में कलकत्ता में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित की गई। बिल्कुल सही है। 1800 भारत में स्त्री शिक्षा के लिए पहला प्रयास तरुण स्त्री सभा द्वारा किया गया था। ये ईसाई मिशनरियों की सभा थी और इसने ही पहली बार आपके भारत में महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित करने की बात करी, स्त्री शिक्षा। और बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे, डीके कर्वे, इन लोगों ने स्त्री शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास करे। पूरे भारत के इतिहास में अगर देखोगे तो ये आपके महिला शिक्षा की ओर प्रयास करने वाले लोग थे। तो इसमें 3 की 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ये 4 घटनाएं हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, मुंबई में करी थी। 1877 में फिर लाहौर स्थानांतरित हो गया कार्यालय। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन लिखा। नील दर्पण एक पत्रिका थी जो दीनबंधु मित्र, जो उस समय आपके कवरेज कर रहे थे नील आंदोलन को, बंगाल का नील आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद सबसे संगठित किसान आंदोलन था और बंगाल के नादिया ग्राम में हुआ था। और इसका जो समय था वो था 1858-59, 1 साल तक चला। और आपके ये वाला 1858 और 59 में चला था नील दर्पण, जो नील आंदोलन है उसी पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण निकाला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था। ये आनंद मठ जो 1875 में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर था आनंद मठ, क्योंकि आनंद मठ के सन्यासी ही इसमें क्या थे, लीडरशिप में थे, इसलिए आनंद मठ। उपन्यास लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने। इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। आपको पता होगा हाल ही में वंदे मातरम को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो वंदे मातरम लिया गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ही लिया गया है और उसको लिखा था 1882 में। और 1896 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1896 के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था, वंदे मातरम को।
सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाई गई। 1853 में प्रतियोगिता सिविल सेवा प्रतियोगी बना दी, लंदन में इसका एग्जाम होता था 1853 के चार्टर द्वारा। तो 10 वर्षों तक तो कोई भी भारतीय इसे पास नहीं कर पाया। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के सभी भाइयों में सबसे बड़े जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। 1863 में ये पहले भारतीय बने जिन्होंने आईसीएस बोलते थे उस समय, भारतीय सिविल सर्विसेज, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था, आईसीएस, जिसे आप आईएएस बोलने लग गए हैं। 1922 से पहले 1853 से 1922 तक ये परीक्षा लंदन में ही होती थी और यहाँ से भारतीय लोग भी उसमें प्रतिभाग कर सकते थे। 1822 के बाद इलाहाबाद में आयोजित होनी शुरू हो गई। फिर लोक सेवा आयोग बन गया 26 में, 1935 में संघ लोक सेवा आयोग बन गया, वो कंडक्ट कराने लगा। और फिर आपको पता है जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, आईएएस। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी? तो पहले हुई है नील दर्पण। सबसे पहले लिखा गया है नील दर्पण, क्योंकि ये नील आंदोलन से जुड़ा है, तो इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था, यानी कि मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। और ब्रह्म समाज आपको पता है कि आपका भारत में जो गठित आधुनिक भारत का पहला जो आपका क्या है, समाज सुधार आंदोलन है, यानी कि राजा राममोहन राय, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो उनके द्वारा स्थापित संस्था थी और मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की विरोधी थी। इसने वेद त्रुटिहीन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। वेद त्रुटिहीन सिद्धांत को लोकप्रिय नहीं बनाया, इसने वेदांत को लोकप्रिय बनाया, क्योंकि इन्होंने आपके भारत में वेदांत स्कूल की स्थापना करी और वेदांतों की जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसे ग्रहण करने के लिए कहा भारतीयों को, इसे नहीं। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। इसने कहा कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पढ़ा लिखा आदमी खुद भी कर सकता है, इसके लिए पुरोहित रखना अनिवार्य नहीं है, यानी कि पुरोहितवाद का भी इन्होंने विरोध किया था। ये भी सही है। 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है इसमें से। 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? बहुविवाह पुस्तक लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत के उच्चतम न्यायालय में ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? पहले निजता के अधिकार को एक सामान्य अधिकार माना जाता था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 में। यानी कि आप अपनी चीजों को क्या रख सकते हो? कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। निजता को सुरक्षित रखना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और ये जीवन जीने का बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो आपकी कोई ऐसी निजता है, उसे सार्वजनिक कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपको इतना बड़ा डिप्रेशन हो जाए कि आप क्या मौत को अपना लें। तो इसीलिए निजता का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में, जैसे आपके लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना, आपका स्वच्छ जल प्राप्त करना, है ना, जीवन जीने के लिए प्राथमिक सुविधा, अपनी देह और अपनी जो आत्मा है, जीवन है, उसको सुरक्षित करने के मौलिक अधिकार में आते हैं। वैसे ही निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में ही स्थित है। अगर आप देखोगे तो इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विस्तृत व्याख्या करके आपके अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार के तहत सारी चीजों को क्या कर दिया, विस्तृत तौर पर बताया कि जीवन जीने के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये चीजें भी शामिल हैं। तो उसमें निजता का अधिकार भी है। ये अगर आप वाद देखोगे तो इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें हर किसी का जीवन क्या हो, सुलभ हो, सरल हो, सशक्त हो, यानी कि हर व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, है ना। हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो और अपने जीवन की जो विविधता है उसको
क्या कर सके, वो पूर्ण रूप से उपभोग करते हुए अपने जीवन को संतुलित तौर से जी सके, अपने सर्वांगीण का विकास कर सके। इसके लिए आपके भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, ये हमारे सरकारों को बोलते हैं कि आप जनता के लिए ये व्यवस्था करोगे, उनके हितों को सुरक्षित रखोगे, उनके कल्याण करोगे, उनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं उनको बेहतर बनाने के लिए काम करोगे। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराता है। तो इसमें ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 93वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 93वां संविधान संशोधक विधेयक 2006 में लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था शैक्षणिक और जो आपके रोजगार है उसमें पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण आगे को जारी रखना, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद लागू हो गया था उसे दोबारा से 93वें संविधान संशोधन के लिए आगे के लिए कंटिन्यू कर दिया गया। ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 को सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है, युवा पुरस्कार। तो इसमें हिंदी के लिए जो आपका साहित्य अकादमी मिला था वो पार्वती तर्की को मिला था, और अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी को मिला था, और संस्कृत के लिए धीरज कुमार पांडे को मिला, और मराठी के लिए प्रदीप कोकरे को मिला। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही आंसर है, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है? इसमें से अगुलास की धारा हिंद महासागर की है। बेंगुएला धारा, बेंगुएला की धारा हिंद महासागर की नहीं है, बल्कि बेंगुएला धारा आपके अटलांटिक महासागर की है। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूं कहां पर चलती है, ये अटलांटिक की है। बाकी मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर की है, और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा ये भी हिंद महासागर की। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी मैप में मैं दिखाऊंगा आपको ये। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत है। एक राज्य के पास, एक राज्यपाल के पास 1 से अधिक राज्यों के चार्ज हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है, गलत कथन है, नहीं होना चाहिए। भारत में राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं होती है। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी गलत है। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लिखा है। ये बिल्कुल सही है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है, बस सीधा सा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, जो ऑटोमेटिक ये कहता है कि राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है। तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं दी है। तो इसमें केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है। केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर। एसएस स्टडी ऐप को आप हमारे जो प्ले स्टोर है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। अभी 2 कोर्स इसमें एक्टिव हैं। पहला कोर्स जो सभी विषय आपके बेसिक से वाला कोर्स है, वो हमारा लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास का होता है, जो हम डेली 2 घंटे की क्लास चलाते हैं, क्लास नोट्स बनाने सहित। तो या तो वो परचेज कर सकते हैं, आपको पढ़ाई करनी है, सारे विषयों को कवर करना है। और बाकी ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आप इसी नाम से है, ये आपके संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, और 250 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें 20 कंप्लीट 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर है, जो यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न पर है। ये आप परचेज कर सकते हैं। बाकी यदि आपको कोई टेस्ट श्रृंखला कनिष्ठ सहायक वगैरह की विज्ञप्ति आती है, तो उसमें हम एक नई टेस्ट श्रृंखला लेकर के आएंगे इसी ऐप पर, और आपको इससे भी बेहतरीन और अपग्रेडेड क्वेश्चन हम उसमें उपलब्ध कराएंगे। किस कारण हम चंद्रमा की सिर्फ एक सतह ही देख पाते हैं? आपको पता है चंद्रमा का एक ही सतह हम इसलिए देख पाते हैं, दूसरी सतह इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सामने, मतलब ये पृथ्वी है, चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रही है, तो इसका जो सामने सरफेस रहता है, अगर हम यहाँ से इसको देख पा रहे हैं तो होगा क्या, चंद्रमा ऐसे घूर्णन भी करता है,
तो होना क्या चाहिए कि हाँ थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा और घूर्णन करके दूसरा फेस आ गया। ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि चंद्रमा के जितना घूर्णन गति में समय लगता है, यानी कि चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने में जितना समय लगाती है उतना ही समय ये इसके परिक्रमण में लगाती है, यानी कि परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति बराबर है दोनों की। तो इसलिए हम चंद्रमा के उसी फेस को देख पाते हैं। चंद्रमा जब भी हमारे सामने आएगा तो उसी फेस को, और अधिकतम चंद्रमा का हम केवल 59% भाग देख सकते हैं। जो हमें फुल मून दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन हम चंद्रमा का 59% ही भाग देख रहे हो। 41% भाग हम कभी नहीं देख सकते। ये फुल मून की घटना के दिन होता है, और दिनों इससे छोटा ही दिखाई देता है। तो इसमें क्या होगा, चंद्रमा की परिक्रमण गति और चंद्रमा की घूर्णन गति दोनों समान है। परिभ्रमण, घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं, अपनी धुरी पर घूमता है, क्योंकि 24 घंटे में ऐसे भी घूमता है और 24 घंटे में ऐसे भी घूमता है। तो कुल मिलाकर के दोनों गतियां समान होने के कारण हमारे सामने हमेशा वही सरफेस आ पाता है, घूमने के बाद भी और ऐसे करके भी, जिसके सामने हम रहते हैं। तो एक ही सरफेस हमें इसका दिखाई देगा, दूसरा कभी नहीं दिखाई देगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की अपेक्षा सरल है। बिल्कुल सरल होती है उपराष्ट्रपति को हटाना, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए तो आपका महाभियोग लाया जाता है, वो थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है दोनों सदनों में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है और उसके आरोपों की जांच भी नहीं की जाती है, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, ये गलत है, सही नहीं ये वाला। इसे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, तो इसका सी सही नहीं है। और उपराष्ट्रपति केवल संविधान के अतिक्रमण के लिए ही हटाया जा सकता है, ये सही है, क्योंकि जो संवैधानिक पद है संवैधानिक अतिक्रमण के कारण ही हटाए जा सकते हैं। तो इसमें से सी वाला सही होगा। संकल्प राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है। हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? महिलाओं की जो कार्यस्थल पर सुरक्षा है, यानी कि महिलाओं को अपने वर्क प्लेस, यानी कि कोई ऑफिस, जिस ऑफिस में काम करती हैं, वहाँ उन्हें भेदभाव या उनके साथ होने वाले जो शोषण है उनसे सुरक्षा के लिए वैसे तो काफ़ी व्यवस्थाएं, ऐप वगैरह भी हैं और गाइडलाइन भी हैं इसमें, बट उसके बावजूद भी होता है। तो इसको लेकर के आपके मुंबई में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसार में, इसमें 2 स्टेटमेंट है, कथन है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग, मतलब समुद्री मार्ग, सबसे अधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। बिल्कुल सही है, सबसे संसार का व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। यह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, यह भी बिल्कुल सही है, 2 औद्योगिक प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है, इसीलिए सबसे ज्यादा व्यस्ततम है, क्योंकि इन उद्योगों के बीच आदान प्रदान के लिए इसी रूट को अपनाया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये अगर हम देखें, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये अमेरिका और ये यूरोप, और उत्तरी अटलांटिक मार्ग ये है, उत्तर का अटलांटिक जो व्यापारिक मार्ग है वो ये है। इस मार्ग, ये रूट दुनिया का सबसे बृहद आपका क्या है, सबसे व्यस्ततम समुद्री रूट है। सबसे ज्यादा समुद्री जहाज यहाँ जिब्राल्टर से होते हुए और उत्तरी सागर से होते हुए उत्तरी अटलांटिक में मिलते हैं और अमेरिका की तरफ जाते हैं, अमेरिका को इस तरफ आते हैं, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र ये है और कंबाइंड रूप से यूरोप है। इस वजह से ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है पूरे विश्व में। और जो अभी हम अगुलास की धारा की बात कर रहे थे, तो वेंगुएला की, ये जो आपका अफ्रीका है, ये इसकी रेखा है, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक जो ये सागर दिख रहा है आपको, ये अटलांटिक है, ये प्रशांत है, ये प्रशांत है, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर है। जो आपने पढ़ी अभी कि अगुलास की धारा, अगुलास की धारा ये बह रही है। मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक इसको बोलते हैं, मोजाम्बिक यहाँ पर है, ये मेडागास्कर है, इसके बीच से गुजरती है। बाकी दक्षिण पश्चिम मानसून ये वाला है। जो वेंगुएला की धारा है वो यहाँ बहती है, ये अटलांटिक महासागर में है। बिल्कुल जो आपका अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है, वो विभाजक रेखा है सीधे, जो आपका अटलांटिक को हिंद महासागर, तो उसके इधर को बहती है आपका वेंगुएला की धारा और इधर को बहती है आपका अगुलास की धारा। तो ये 2 अलग अलग है, अगुलास हिंद में आ जाती है, वेंगुएला अटलांटिक में चली जाती है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार सम्मेलन का तीसरा संस्करण, मानवाधिकार के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, उसका तीसरा जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपके सऊदी अरब में प्रस्तावित है। अगला, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे सोर्स कोड बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है? इनको सोर्स कोड। अगला, अल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है एक ठंडी महासागरीय जलधारा है जो चिली के तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है। ठंडी अल नीनो, एक तो ला नीनो है, एक अल नीनो है। अल नीनो प्रभाव जिस समय होता है तो भारत में उस साल सूखा पड़ जाता है, और जिस समय ला नीनो होता है तो भारत में उस साल आवश्यकता से अधिक बारिश होती है। यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो इक्वाडोर तथा पेरू के तट के सहारे पश्चिम की ओर बहती है। ये बिल्कुल सही है, बी वाला। अभी मैं बता देता हूं उसी में। स्पेन के पश्चिम तट के ऊपर एक निम्न वायुदाब तंत्र है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही है, एक गर्म महासागरीय जलधारा है। एक्चुअल में ये जो आपका मैप आपको दिख रहा है, ठीक है, भारत यहां है, देखो भारत यहां पर है, और भारत में जो वर्षा होती है वो यहां से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हिमालय से टकराने से वर्षा होती है। तो होता क्या है कि भारत में मानसून इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब, और जून में यहां निम्न वायुदाब, क्योंकि गर्मी हो जाती है तो दाब क्या हो जाता है? कम, निम्न वायुदाब। तो यहां रहता है निम्न वायुदाब, यहां होता है उच्च वायुदाब, और हवाएं उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। जब हवाएं यहां से यहां की ओर चलती हैं तो सीधी सी बात है, हिंद महासागर के 6000 किलोमीटर के रूट को तय करती हैं, तो उसमें से नमी भी ग्रहण कर लेती हैं। तो इन की जो आपके हवाएं होती हैं, इनकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, ह्यूमिडिटी। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये हमारे पहाड़ों से टकराती हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, तो ऊपर चढ़ करके संघनित होकर के मूसलाधार बारिश करती है। ये तो सामान्य बात हो गई। लेकिन होता यह है कि कभी कभी हर 4 साल में यहां पर एक समुद्री धारा उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं अल्नीनो। अल्नीनो धारा का मतलब है कि जब ये अल्नीनो धारा उत्पन्न होगी तो ये गर्म धारा है, और ये अमेरिका का पेरू तट है, दक्षिण अमेरिका का पेरू देश का तट है, तो इसके सहारे गुजरेगी तो इस क्षेत्र को गर्म कर देगी। अब ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो यहां से जो हवाएं चल रही थी, क्योंकि उच्च वायुदाब ये था, निम्न वायुदाब ये था, तो हवाएं एक तरफा यहां को भाग रही थी। अब अगर इधर भी निम्न वायुदाब हो जाए तो हवाएं बढ़ जाती हैं, कुछ हवाएं यहां से इधर को भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे होता यह है कि जैसे यहां को मान लो एक बार के लिए 100% हवा है, और 20-25% उधर को भी बहनी शुरू हो जाएंगी, तो इसकी जो सघनता है वो कम हो जाती है, तो हमारे देश में बारिश कम होती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसको बोलते हैं अल्नीनो प्रभाव। लानीनो इसका ठीक उल्टा है। लानीनो एक ठंडी जलधारा है जो पेरू तट के सहारे ही चलती है। लानीनो जलधारा ठंडी है। अब मैंने क्या बोला, यहां ठंडा था, यहां गर्म था, इसीलिए हवाएं ठंडे से गर्मी की ओर चलेंगी। ये क्षेत्र ऑलरेडी ठंडा हो गया, ज्यादा ठंडा हो गया, तो ये जो हवाएं चल रही थी अल्नीनो में क्या हुआ, यहां से बटी हो। अब क्या हुआ लानीनो में, यहां से ये हवा इधर को और जोर डाल रही है, तो होगा क्या, ये 100% चल रही है, 25% यहां से इसको बैकअप आ जा रहा है, तो ये 125% हो गया। तो यहां पर क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी जब अल्नीनो प्रभाव होगा। लानीनो प्रभाव होगा। तो लानीनो तो ठंडी है, अल्नीनो गर्म है। तो ये आपका समुद्री जलधारा है जिससे पूरी तरीके से भारतीय मानसून प्रभावित रहता है। जब भी अल्नीनो और लानीनो प्रभाव होता है तो भारतीय मानसून में अल्नीनो के कारण सूखा पड़ जाता है, लानीनो के कारण मूसलाधार बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है। हाल ही में मानवाधिकार सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? अच्छा, ये तो मैं मैप पे गया था बताने के लिए। तो इसमें सही आंसर होगा ये, क्या लिखा, अल्नीनो एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो इक्वाडोर तथा पेरू तट के सहारे प्रशांत महासागर में बहती है। हम्बोल्ट की धारा के साथ साथ हम्बोल्ट की धारा ही एक्चुअल में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसे अल्नीनो कहा जाता है। किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? क्यूआर कोड भूमि अभिलेखों पर उसकी पहचान के लिए उड़ीसा, ताकि उसमें गुप्त कोड के माध्यम से क्विक रिस्पॉन्स कोड बनाया जा सके, ये तैयार किया है।
आप लोग इस प्रश्न पत्र को इस पेपर को करने के बाद हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, या जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा और हमें कमेंट करके और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जो भी आपके उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, हम समूह ग से लेकर के पीसीएस सब चीज़ की तैयारी कराते हैं, कांस्टेबल की हो या उसकी हो, एक विस्तृत आपके तैयारी करवा देते हैं बेसिक, जिससे आप हर जगह अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपने एग्ज़ामों की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।